मैं हूँ लेक्चरर अगर आज जो मेरा मौजूद बड़ा इम्पॉर्टेंट है कैटेक सर्जरीज जो है, मैं आपको कैटेक सर्जरी की पांचों क्लासिफिकेशन, उनकी डेफिनेशन, मेथड, टेक्निक बढ़ा चुका। अब मैंने कम्युनिकेशन ऑफ कैटेक सर्जरी बढ़ानी है कि मेरा मौजूद है कम्युनिकेशन ऑफ कैटेक सर्जरी। कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ ऑप्थाल्मिक बॉडी कैटेक सर्जरीज, एक सर्जरी कई सर्जरीज होती हैं। कम्युनिकेशन ऑफ कैटेक सर्जरीज, ये कम्युनिकेशन क्या होते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब है डिसएडवांटेज, खामियां, प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन चीज भी पैदा हो गई, आंख से काम नहीं नजर आ रहा से, उसको कहते हैं। उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन ऑफ कैटेक सर्जरी की तीन तरह की कम्युनिकेशन होती है। नंबर एक जो है वो इंट्रा ऑपरेटिव कम्युनिकेशन होती है। इंट्रा ऑपरेटिव यानी ड्यूरिंग, इसको पार ऑपरेटिव भी कहते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव भी कहते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव का दूसरा नाम पार ऑपरेटिव है। पार एक प्री होता है, प्री माना बिफोर का, पार माना ड्यूरिंग होता है। अच्छा, इंट्रा ऑपरेटिव कम्युनिकेशन होती है जो दौरान से अभी सर्जरी हो रही, सर्जरी के दौरान विट्रस लॉस हो गई, विट्रस लॉस हो गई, आरएस प्रोलैप्स हो गया, न्यूक्लियस विट्रस में गिर गई, ये कम्युनिकेशन कहलाता है इंट्रा ऑपरेटिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी। उसके बाद अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन, जो कि अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव वो होती है जो कि 15 ऑपरेशन के 15 दिनों के बाद, 20 दिन के बाद या महीने के बाद तकरीबन होती है। डिलेड या लेट पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन, डिलेड या लेट पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर 1 मंथ होती है। आफ्टर 1 मंथ के बाद बात याद रखो, अगर 1000 या 2000 केस कैटेक सर्जरी की जाए, ऑपरेट किए जाए, वो सारे ठीक हो जाए, उनमें एक केस इन्फेक्ट हो जाए, एक केस को एंडोथर्माइटिस हो जाए, बैक्टीरियल हो जाए, वायरल हो जाए, फंगल हो जाए, वही केस बदनामी का बायस बन जाए, पूरे शहर में बता करेगा मेरी आँख खराब हो गई। इसलिए एक आधा केस भी, एक केस बहुत बड़ी इन्फेक्शन है, आँख के लिए इन्फेक्शन का लफ्ज बोल नहीं है, कानूनन जुर्म है, जुर्म। यहाँ इन्फेक्शन हो जाए, स्किन काट के फिर जोड़ दो, जुड़ जाएगी, आँख में इन्फेक्शन हो क्या करेंगे? दवाइयाँ दे, इंजेक्शन दे, नहीं ठीक हो निकाल दो, बर्बाद हो उसकी जिंदगी। इसलिए आँख के लिए बहुत केयर की जाती है, बहुत केयर की जाती है, बहुत, क्योंकि आँख जो है सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आर्गन है, सोफिस्टिकेटेड आर्गन है, सोफिस्टिकेटेड आर्गन है, और दूसरा ये नंगा है, बिल्कुल कवर नहीं है। ये देखो हमारी बॉडी के अंदर सबसे हैवीएस्ट, स्ट्रांगेस्ट जो बोन है वो फीमर है, और फीमर जो है 5 परतों के अंदर ढकी हुई, ये फीमर है, ये फीमर है, हैवीएस्ट, स्ट्रांगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमर है, और फीमर के ऊपर 5 लेयर फीमर ढकी। लेकिन आँख इतनी नाजुक और नंगी दुनिया को दिखा रही है, इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, ये नाजुक है, इतनी इसकी केयर करनी है। इन्फेक्शन का लफ्ज बोलना है आँख के लिए बहुत जुर्म और जी नहीं, क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन ऑफ कैटेक सर्जरी, इंटरप्रेटिव कम्युनिकेशंस, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशंस, लेट पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशंस का दूसरा नाम डिसएडवांटेज होता है, यानी खराबियां पैदा हो जाना। अब मैं आता हूँ यहाँ पर इंट्रा ऑपरेटिव कम्युनिकेशन। पहली कम्युनिकेशन क्या है? इंट्रा ऑपरेटिव कम्युनिकेशन पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर, पोस्टीरियर कैप्सूल का, इसको पीसी रेंट भी कहते हैं, पीसी रेंट पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हो गया, रप्चर का फट जाना, परफोरेट हो जाना, टीयर होता है, इसको परफोरेशन भी कहते हैं, टीयर भी कहते हैं, और पंक्चर भी कहते हैं, सब कहते हैं। यानी जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है उसका फट जाना, टीयर हो जाना, रप्चर इसको कहते हैं। दिस कैन ऑफ occurs during phacoemulsification or irrigation respiration। इरिगेशन रेस्पिरेशन से कैसे होता है? वो जो कैनुला होता है ना, जिससे वॉश कर रहे होते हैं, वही सर्जन से लग जाता है और पोस्टीरियर कैप्सूल फट जाता है। पक्की बात है, उसी से हो जाता है। और वो टेक्नीशियन वगैरह तो नहीं कहता करते, वो इस तरह बोलते हैं। फेकोमल्सिफिकेशन के दौरान वो जो प्रोब है उसने ज़्यादा प्रेस कर दिया, क्या हुआ कि पोस्टीरियर कैप्सूल, इसको पीसी रेंट भी कहते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर भी कहते हैं, ज़्यादातर पीसी रेंट कहते हैं। पीसी रेंट, पीसी रेंट का मतलब होता है ये पीसी रेंट, पीसी रेंट, ये फट गया, ये देखो, ये फट गया, ये इधर चला गया, ये इसको पीसी रेंट कहते हैं, इसको रप्चर कहते हैं। ये ज़्यादा मीटर्स बाहर है, ये मीटर्स आ गए। तो ये है यहाँ आ गया, इफ नो मीटर्स लीक, अगर रप्चर तो हुआ है लेकिन थोड़ा हुआ, बहुत माइल्ड हुआ है, एंड द टीयर इज स्मॉल, टीयर छोटा है, पीसीआईएल इज फ्लटेड, अगर टीयर बहुत छोटा है, मीटर्स लीक नहीं हुई, तो क्या होगा? पीसीआईएल यहाँ पर इम्प्लांट हो सकता है। उसके बाद इफ द टीयर इज बिग, दूसरी बात, अगर टीयर बहुत बिग हो रहा है ना, वैकाल की जगह बड़ा, डिस्टेबिलिटी ऑफ द आईएल
ACIR इम्प्लांट करना इम्पॉसिबल है, उसका डिसलोकेट होने का खतरा होता है। इसमें एनफ डिस्टेबिलिटी का ये कैमरा आइडल का कैमरा ना अपनी जगह पर स्टेबल है ना, ये पीछे मूव ना हो रहा है। दी आइरिस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मायोक्यूलर, अगर ये सूरज पैदा हो जाए पीसी बहुत ज्यादा ये कोशिक कैप्सूल जब पार्टिकल का करते हैं फोन क्या करते हैं कि आइरिस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मायोक्यूलर कार्बन, जो मायोकोल है, जो मायोकोल इंजेक्शन होता है, मायोकोल कार्बोकोल ये होता है पैरासिम्पैथेटिक मायोमेटिक एजेंट होता है, ये आइरिस को फॉर्म कंस्ट्रक्ट कर देगा, आइरिस को यूज तो यूट्रस का प्रेशर नीचे आई कोलैप्स होने से बच जाएगी। इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि आइरिस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मायोकोल इंजेक्शन एंड ACIR इज इंसर्टेड इन एंटीरियर चैम्बर सपोर्टेड बाय द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। इसमें ये करना पड़ता है, कोई करते हैं कोई नहीं करते, लेकिन इसमें रिडक्टरी करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ACIR की कॉम्प्लिकेशन बहुत है जो ध्यान रखना तो आपको ये बात बड़ी जरूरी है। ये जो मायोकोल है कार्बाकोल है, इसके दो नाम से आता है। इसके बाद अगर सर्जन कहता है फॉर उसके प्यूपल पहले डायलेट थे प्यूपल एकदम टीयर हुआ कोशिका और विट्रस बाहर आ गई, सर्जन ने फौरन इसके प्यूपल कंस्ट्रक्ट कर दिया, मायोकोल एंटीरियर चैम्बर में डाल दिया, इंजेक्ट नहीं करते डाल दिया, तो फौरन जो है आइरिस के ऊपर इफेक्ट करता है, सिमेट्रिक प्यूपिल मसल को स्टिमुलेट करता है, वो जो प्यूपल कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, लेस देन 2 मिनट विट्रस का प्रेशर नीचे रह जाता है, आँख कोलैप्स होने से बच जाती है, साफ होने से बच जाती है। फिर अगर वो कहता है नहीं, फिर वो सर्जन अगर कहता है नहीं कि इसमें PCR इम्प्लांट हो सकता है, फिर वो थोड़ी सी इसको लाकर यहाँ पर डाल देगा और क्या करेगा, एक एडिनालिन इंजेक्शन होता है, एडिनालिन इंजेक्शन बना के रखा तो हम एंटीरियर चैम्बर में दोबारा डाल देंगे। ये क्या करेगा, डायलेटरी प्यूपिल मसल के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करेगा, उसको कहते हैं सिम्पैथोमायोमेटिक एजेंट। क्या कहते हैं, ये बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी में BS के सामने बोलता हूँ, आपके सामने नहीं बोलता, आपके सामने आसान लफ्जों को बोलता हूँ। क्या नाम है, एडिनालिन इंजेक्शन है, ये प्यूपल को वाइडली डायलेट कर देगा, प्यूपल को वाइड, ये वायरल में भी सर पूछते हो जवान जो आपके HOD हैं, कोरवाइडल है, कोरवाइडल जो होता है सेकेंडरी आयोपिया कोरवाइड, उसके सुप्रा कोरवाइडल हेमरेज इसको कहते हैं SCH। दी पेशेंट इज यूजुअली हाइपरटेंसिव, जो इसलिए कहते हैं ऑपरेशन से पहले पेशेंट को हाइपरटेंसिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसकी शुगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल, डायबिटिक मायोपिक ग्लाकोमा का पेशेंट था, इसकी मायोपिक आई दी है, ग्लाकोमा का पेशेंट था। दिस द शॉर्ट एंड द लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी वेसल्स इन सुप्राकोरवाइडल स्पेस के अंदर ये शॉर्ट और लॉन्ग सिलियरी वेसल्स होती हैं, स्पेस would suddenly believe detachment chloride by pressure on the vitreous, फिर इसका विट्रस पर प्रेशर पड़ता है, and all intraocular contents may be extruded का मतलब होता है बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा through the incision skin. The surgeon should referee close the nose, surgeon जब भी नोट अब ये लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है, सुप्राकोरवाइडल कोरवाइड सेकेंडरी होती है और ये वेस्कुलर होती है जी, इसके अलावा नीचे होती है स्पेस होती है, ये जो लफ्ज का वैसल, ये जो वैसल होती है, वैसल की दो कैटेगरी होती है, एक वैसल का मतलब वैसल आर्टरी हो सकती है और वेन भी हो सकती है, लेकिन वैसल की दो कैटेगरी, एक आर्टरी होती है एक वेन होती है। फरामडी आर्टरी पार्टी आर्टरी फरामडी पार्टी टू दी हार्ट नोन एज वेन। अब आता हूँ तीसरी पर, तीसरी क्या है, विट्रस लॉस। जब यहाँ से पोस्टीरियर कैप्सुल रप्चर होगा, PC रेंट होगा, क्या होगा, विट्रस लॉस, एक विट्रस लॉस होना बहुत बुरी खबर है। इट्स ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन व्हिच इज टर्न मे बी लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। द इंसिडेंस इज वेरी हाई इन ICC देन इस ICC में ICC बहुत हाई है। इस ICC में कभी सर्जन पोस्टीरियर कैप्सुल को पॉलिश कर रहा है तो उसका कन्नुला लगा, PC रेंट हो गया, विट्रस बाहर आ गया। यहाँ PC रेंट बहुत होती है, स्टूडेंट बताते रहते हैं, और PC रेंट होना बहुत बुरी खबर है आँख के लिए, बहुत बुरी खबर है आँख के लिए, ये मैं बता दूँ आपको। अच्छा ये हो गया, अगर विट्रस लॉस हो जाती है, विट्रस यहाँ पर आ जाती है एंटीरियर चैम्बर में, इसकी विट्रेक्टोमी करके डाल देते हैं, यहाँ पर विस्कुलर सब्स्टिट्यूशन डाल देते हैं। इसके कई मैनेजमेंट है। डिटैचमेंट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन occurring due to the use of a dull instrument। अगर dull कॉर्नर सीधे इस्तेमाल की जाए इंसिशन को एक्सटेंड करना था, बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी लेयर होती है कॉर्निया की, फोर्थ लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस DESCM ये कोमा ये ग्रेस का नाम है। डिटैचमेंट अलग हो जाना, जैसे वो सीधे से काटेगा उसको ब्लंट सीजर जो है उसको खराब कर देगी। occurring due to the use of dull सीजर, dull by ड्यूरिंग द
ऑफ द कार्निया एंड एंट्री इनटू द एंटीरियर चैम्बर, और ये डिटैचमेंट हो जाएगी। उसके बाद हाइफीमा, हाइफीमा हाइफीमा से हीमा माना ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर नोन एज हाइफीमा। हाइफीमा का मतलब होता है, ये पूछते मारने में, हाइफीमा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर नोन एज हाइफीमा। लेकिन ये कब होता है? जब आरएस रप्चर हो जाता है, आरएस रप्चर हो जाए या सिल्ली बॉडी की वेसल शॉर्ट सिल्ली वेसल रप्चर हो जाए, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर। अच्छा, ये नजर भी आता है, ये किसी मशीन के जो सामने पेशेंट बैठा है ना, उसके एंटीरियर चैम्बर में पस है, जो ब्लड है वो नजर आता है। अच्छा, हाइफीमा आइदर इट रिजल्ट्स फ्रॉम आइदर इम्बैलेंसिंग या इम्बैलेंसिंग से रहता है, या ट्रामा टू आरएस एंड सिल्ली बॉडी का सर्जन से ट्रामा होता है, या आरएस का ट्रामा हो गया, आरएस से ब्लड निकल के एंटीरियर चैम्बर में जमा हो जाएगा। उसके बाद छठी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं। हाइफीमा की प्रॉपर एक मैनेजमेंट होती है। अगर हाइफीमा बहुत ज्यादा हो जाए, अगर फुल हो जाए तो इससे क्या एंडोथेलियम सेल्स डैमेज हो जाएंगे, कार्निया हैजी हो जाएगा, पेशेंट को ग्लाकोमा आ जाएगा, आंख में पेन बहुत होगी, इंटर प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगली बात करने लगा जो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, वो ये है, किताबें मैंने नहीं देखी, वो देखते हैं पक्कियों सुरमों वाले, ये एंडोथेलियम है, यहाँ फुल ब्लड भर गया आरएस से निकल कर, और यहाँ पर ब्लड जो है इसकी जो एंडोथेलियम को कलर कर देगा, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, जो कि कार्निया को बर्बाद कर देगी, मुकम्मल तौर पे एंडोथेलियम सेल्स डैमेज कर देगी, या कलर वो कभी नहीं हटे, आप हटा भी दिया तो कार्निया बर्बाद हो गया। तवज्जो, इसकी 3 स्टेजेस होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर फुल हो जाए तो फिर कोठी में ले जाकर इसकी सर्जरी करते हैं, एवैक्यूएशन ऑफ हाइफीमा का एवैक्यूएशन ऑफ सब करके ब्लड को बाहर निकालते हैं, इरिगेट करके एसिडिटी करके बाहर निकालते हैं, ताकि एंटीरियर चैम्बर का प्रेशर कम किया जाए। ठीक है, इससे इंटर प्रेशर भी बढ़ जाता है, ग्लाकोमा आ जाता है, डैमेज होते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ द प्यूपल शेप हो जाती है, बहुत कुछ है। इस पर मैं एक घंटा बोलता हूँ पूरा। अभी देखो सिचुएशन के दौरान क्या होता है, यहाँ से सर्जन से प्रोब लगा और ये यहाँ से फट गई, क्लियर हो गया, और जो न्यूक्लियस थी, जो लेंस था पूरे का पूरा पैसिफाइड लेंस, वो नीचे यूट्रस में गिर गया, ड्रॉप न्यूक्लियस ड्रॉप हो गई, यूट्रस में चली गई। और ये तो ऐसा भी होता है एंटीरियर चैम्बर में भी जा सकती है, वो चावल मेरे लिए रख दें 7वीं की तरफ, बस ये 7 की 7 है। एक ये जुबानी आनी चाहिए, इसकी एक वजह, और सब सुप्राकोराइडल हेमरेज, एक्सपल्सन हेमरेज, डिटैचमेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, विट्रस लॉस, हाइफीमा, ड्रॉप्ड न्यूक्लियस और आरएस पर रिलैप्स, कितने हो गए? 7 इंटरप्रेटिव कॉम्प्लिकेशन याद रखिएगा। अब मैं आपको अगली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ।